तो अपने इस पार्ट 2 में अपना हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो किस तरीके से आपकी सेटल हो रही, किस तरीके से इस्टेब्लिश हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। 1797 में क्या होता है, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियन वार्स बिगेन। इटली पर अटैक करता है नेपोलियन, यहाँ पर आपका नेपोलियन वार स्टार्ट होता है। 1814 1815 1 ईयर में क्या होता है, फॉल ऑफ नेपोलियन, ये नेपोलियन है तो इनका जो भी राजकाल है वो ख़त्म होता है। बियाना पीस सेटलमेंट, और यहाँ पर बियाना की ट्रीटी भी शाइन होती है। 1821 में क्या होता है, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, जो हमारा ग्रीक है, ग्रीक स्ट्रगल होता है ग्रीस कंट्री में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए ये स्टार्ट होता है। 1848 में क्या होता है, रिवोल्यूशंस स्टार्ट होती हैं यूरोप में, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एंड पीजेंट्स रिवोल्ट, ये सभी लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह करते हैं अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स के खिलाफ। मिडिल क्लासेस होती है, डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशन की, हाँ भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, इटालियंस, जर्मन्स, मतलब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इटालियन, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, केचिज, एसेट्रा डिमांड नेशन स्टेट। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, नेशन स्टेट की डिमांड रखते हैं 1848 में अपने रिवोल्यूशन के थ्रू यूरोप में। 1859 टू 1870 तक क्या होता है, ये यूनिफिकेशन होता है इटली का। तो इटली यूनिफाई होता है, छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं वो छोटे छोटे जो रीजन्स होते हैं उन सभी को मिला करके क्या है, इटली बनाया जाता है, ठीक है। 1859 से 1870 तक ये स्ट्रगल आपका चला है, अलॉन्ग 11 ईयर्स। 1866 टू 1871 तक क्या होता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, लगभग 4 ईयर का यहाँ पर स्ट्रगल चला है। 1905 में क्या होता है, स्लेव नेशनलिज्म गेदर्स फोर्स इन द हम्स हैप्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर। अब जो स्लेव नेशनलिज्म गेदर्स फोर्स, तो जो भी स्लेव नेशनलिज्म थी, ठीक है, ये फोर्स को गैदर करती है, अपनी शक्ति इकट्ठा करता है हैप्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर में, तो ये इवेंट होता है। तो इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, हम मिड 18th सेंचुरी यूरोप का अगर मैप देखें तो यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। तो वहाँ पर मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं था, जैसे आजकल हम नेशन स्टेट वहाँ पर देख पा रहे हैं। वाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड पर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। आजकल जो आपके जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, जो एक नेशन स्टेट है, जिनकी अपनी गवर्नमेंट है, जिनका एक कॉमन लैंग्वेज है, जिनकी एक कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है, जिनका एक कॉमन कल्चर है, तो वो डिवाइड थे बहुत सारे किंगडम्स में, ठीक है। डचेज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर एटोनोमस टेरिटरी, और यहाँ पर डचेज थे, कुछ कैंटोन्स थे, हुज रूलर्स, ठीक है, जिस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो यहाँ पर तानाशाही उनकी चल रही थी, ठीक है, डचेज एंड कैंटोन्स, इस डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन लोगों की। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप पर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची, और जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल जो यूरोप के जो भी एरियाज थे वो किसके कंट्रोल में थे, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्चिस थे, उनके कंट्रोल में थी। ऑटोक्रेटिक वही तानाशाही, विद द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले, बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। दे डिडंट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, वो खुद को कंसीडर नहीं करते थे कि उनको क्या एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करनी है, यहाँ एक कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और कॉमन कल्चर हुई। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेज, तो यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लोग बोला करते थे, बिलोंग टू डिफरेंट इथेनिक ग्रुप्स, और डिफरेंट डिफरेंट इथेनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। पता चला कुछ ब्लैक स्किन वाले लोग थे, कुछ वाइट स्किन वाले लोग थे। द हैप्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या है, हम जो हैप्सबर्ग एम्पायर है उसको चेक कर सकते हैं, जो रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया के ऊपर, हंगरी के ऊपर, ठीक है। बाज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स, तो यह क्या है, एंड पीपल्स, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रिलीजन्स, मतलब रीजन्स क्षेत्र थे, और पीपल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से यहाँ पर लोग आए हुए थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, तो यहाँ पर क्या अल्पाइन रीजन से भी लोग आए हुए थे। अल्पाइन रीजन ये आपका बहुत ही
कोल्ड रीजन्स हैं वर्ल्ड मैप के, ट्रायल, ऑस्ट्रेलिया एंड द, ठीक है, सुडेंट लैंड। तो यहाँ से बताओ लोग यहाँ पर आए हुए थे, एज वेल एज बोमिया से भी, वेयर द ऑटोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। और यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो भी राजा लोग थे या इनके जो ऑफिसर्स लोग थे, वो तो जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को जर्मन बोलनी चाहिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करने के लिए। लेकिन क्या डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे। इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लैम्बोर्टी एंड वेनेटिया वेंटिया। तो इसमें क्या है, इसके साथ ही साथ कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस में इसमें इंक्लूड थे, ठीक है, लैम्ब्रोडी, जो लैम्ब्रोडी क्षेत्र था, ठीक है, एंड वेंटिया क्षेत्र था, ठीक है, जो जर्मनी के जो रूलर्स थे उनके अंडर काइंड आता था। इन हंगरी, हंगरी में क्या था, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार। अब हाफ पॉपुलेशन तो मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी, वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। और जो अदर 50% थे वो क्या थे, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते थे। तो 50% में क्या है, मैग्यार हो गया, और 50% में पता चला और बहुत सारी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्यार, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए था। इन गैलिसिया में बात करें, एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। तो इसमें क्या था, थ्री और जो डोमिनेट ग्रुप्स थे वो भी रहा करते थे, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनका कल्चर अलग होगा, ठीक है, विद इन बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। तो यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, मतलब स्मॉल फार्मर्स भी रहते थे, ठीक है, बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, ठीक है। तो ये बोहेमियंस यहाँ पर रहते थे, स्लोवाक्स रहते थे जो नॉर्थ से बिलोंग करते थे, स्लोवियंस इन कोरोनला से बिलोंग करते थे, क्रोट्स टू द साउथ, ये साउथ से बिलोंग करते थे, रोमांस ईस्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, ट्रांसवेलेनिया से। सच डिफरेंसेस, तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस थे डिड नॉट इजीली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस थे वो आसानी से तो प्रमोट नहीं करने वाले थे जो सेंस है पॉलिटिकल यूनिटी का, उसके लिए। तो द ओनली टाई बाइंडिंग, तो द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स, तो एकमात्र जो इन सभी डाइवर्स ग्रुप्स को बाइंड अप कर पा रहा था, एकमात्र ऐसी जो चीज़ थी, टुगेदर बाज ए कॉमन एलिजियंस। वो क्या था, एक कॉमन समझौता था एम्परर से कि हाँ, उनका एम्परर है वो एक कॉमन है, वो एक कॉमन पर्सन है, बस यही चीज़ उनको एक धागे में बांध रही थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। फिर बात उठती है कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आपका ये जो आइडिया है नेशन स्टेट का, जहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज हो, शेयर हिस्ट्री हो, कॉमन आइडेंटिटी सभी लोगों की हो, तो वो आइडिया इमर्ज कैसे हुआ। तो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इनका बहुत बड़ा रोल है, देखते हैं। तो सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। तो सोशली एंड पॉलिटिकली बात करें, जो एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी जिसके पास बहुत लैंड थी, ठीक है, तो डोमिनेंट यहाँ पर क्लास थी ऑन द कंटिनेंट, उन्हीं का ही दबदबा था, उन्हीं की बात चलती थी। तो द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो मेंबर थे वर यूनाइटेड, इनको एक किया गया था बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ डेट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, क्योंकि उनकी क्या थी, एक कॉमन लाइफ स्टाइल था, जो उनकी मतलब वही हाई प्रोफाइल उनकी लाइफ थी, जो उनको रीजनल डिविजन्स थी उनसे अलग रखता था। मीन्स बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे लोगों के, उनसे इनको कट रखता था। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। दे ओन्ड, उनके पास था स्टेट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, कंट्री साइड रूरल एरिया में भी, एंड आल्सो टाउन हाउसेस में भी, मतलब टाउन्स में भी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। तो हाई सोसाइटी से क्योंकि वो बिलोंग करते थे, उनको डिप्लोमेसी मतलब पॉलिटिक्स भी करनी थी, उस वजह से क्या है, फ्रेंच बोलती थी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज, और उनकी फैमिलीज थी वो अक्सर कनेक्ट रहती थी शादी के समझौतों के द्वारा, शादी के बंधन के द्वारा। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी बाज, तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी बाज, हाउ एवर न्यूमरिकली स्मॉल ग्रुप, हालांकि बहुत कम था ये पावरफुल, ये ग्रुप बहुत कम था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, पीजेंट्री की थी, स्मॉल फार्मर्स की थी। टू द बेस्ट द बल्क ऑफ लैंड, टू द बेस्ट हम
वेस्ट में बात करें यानी कि पश्चिमी साइड में बात करें यूरोप के, तो द बल्क बहुत बड़ा जो लैंड थी, बहुत बड़ी जो भूमि थी, वाज फार्म्ड बाई टीनेंट्स। ठीक है, तो उस पर फार्मिंग कौन कर रहे थे? टीनेंट्स फार्मिंग कर रहे थे, वही जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि ठीक है आप इतना पार्ट हमें दोगे, ठीक है, अपनी क्रॉप का, और इस पे आप एग्रीकल्चर करो। और स्मॉल ओनर्स या छोटे छोटे ओनर्स थे वहाँ पर जिनके पास बहुत कम लैंड थी। वाइल इन ईस्टर्न यूरोप में बात करें, सेंट्रल यूरोप में बात करें, तो जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वाज कैरेक्टराइज, वो कैरेक्टराइज था बाई वास्ट स्टेट्स। ठीक है, वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। वास्ट स्टेट्स मीन्स के बहुत बड़े यहाँ पर फील्ड्स थे, बहुत बड़े यहाँ पर लैंड्स थी विच वर कल्टिवेटेड, जिन पर एग्रीकल्चर की जाती, किसके द्वारा? सर्फ्स के द्वारा, स्लेव्स के द्वारा, गुलामों के द्वारा। जो गुलाम, ठीक है, बना रखे थे किन लोगों ने? जो हमारे बिग लैंड ओनर्स थे उन्होंने, जिनकी अभी बात कर रहे थे, जो जर्मन वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी। तो ऐसे लोगों के कुछ सर्फ्स हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप, तो वेस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट्स हैं यूरोप के, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, ठीक है, ग्रोथ हो रही थी। एंड ट्रेड मीन टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या जो ट्रेड की ग्रोथ हो रही थी उसका मतलब क्या था? ग्रोथ ऑफ टाउन्स, टाउन्स की ग्रोथ होगी। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, इससे कमर्शियल क्लासेस वो डेवलप हो रही थी, हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट, और जिनका एग्जिस्टेंस ही, ठीक है, उनका सर्वाइवल ही बेस्ड किस पे था? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, कि वो मार्केट के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, अदर हैंड हम बात करें तो इंग्लैंड में क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया बाय यूजिंग मशीनरी इन कारखानाज और, ठीक है, फैक्ट्रीज। इन सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरी में ये हो रहा था। बट इन फ्रांस में बात करें एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स में बात करें, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ऐसा 19th सेंचुरी में ही हुआ है कि वहाँ पर क्या है? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, बाई फैक्ट्रीज एंड कारखानाज, और ये जो बिजनेस क्लास है, बिजनेसमैन का क्लास है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ हो। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, तो इसमें क्या है? बहुत सारे न्यू सोशल ग्रुप्स भी आते हैं। एक वर्किंग क्लास आती है, पॉपुलेशन जो एज ए लेबरर वर्क करती है इन फैक्ट्री एंड कारखाने में। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, और क्या है? एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है जिसमें क्या, बिजनेसमैन हमारे आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ गए, या प्रोफेशनल्स आ गए। तो इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में बात करें, दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में तो ऐसे जो न्यू मिडिल क्लास थे वो थोड़े कम थे। टिल लेट 19th सेंचुरी तक ये थोड़ी इनकी संख्या कम रही है। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, तो इट वाज अमंग द एजुकेटेड, जो हमारे एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास था, डेट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलरिटी। तो जो हमारा न्यू मिडिल क्लास था जिसमें आपके काफ़ी एजुकेटेड पर्सन्स थे, बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने ही एक आइडिया स्प्रेड किया है नेशनलिज्म का। ठीक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, अब लिबरल नेशनलिज्म इसका क्या मीन है उसको चेक करते हैं। सफरेज क्या होता है? द राइट टू वोट, मीन्स वही वोटिंग का अधिकार। तो आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज हैं अर्ली 19th सेंचुरी में, यूरोप वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, तो जो यूरोप था बहुत ही क्लोजली एलिड मीन्स क्या है? जुड़ा हुआ था आइडियोलॉजी से लिबरलिज्म की, कि हाँ सभी लोगों को भाई फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स, अब जो टर्म आपका लिबरलिज्म है वो ड्राइव होता है, निकलता है फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर वर्ड से। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? फ्रीडम। फॉर द इंडिविजुअल, कि हर एक पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वलिटी, समानता मिलनी चाहिए, ऑफ ऑल, सभी लोगों के लिए, बिफोर द लॉ, कानून के सामने। पॉलिटिकली बात करें, इट इम्फेसिस्ट, इसने जोर दिया है द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, कि हाँ
एक आपसी सहमति के द्वारा गवर्नमेंट बननी चाहिए, वोटिंग के द्वारा गवर्नमेंट बननी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस गवर्नमेंट को चाहें उसको बनाए, ऐसा होना चाहिए। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही टाइम से जो लिबरलिज्म था, जो फ्रीडम थी एक टाइप की, हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, तो वो कहीं ना कहीं स्टैंड हुई थी किसके लिए, और उसने इंड किया था ऑटोक्रेसी के लिए, तानाशाही के लिए राजाओं की, एंड क्लैरिकल प्रिविलेज। और जो भी क्लैरिकल प्रिविलेज थे, जो भी क्लर्जी मैन थे, उनको कुछ विशेषाधिकार थे, चर्च के पोप्स हैं या जो फादर वगैरह, उनको जो विशेषाधिकार थे वो सभी खत्म किए हैं इसने। एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई गई है थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्टेट, और जो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स हुए हैं उन्होंने स्टेट्स बहुत ज़्यादा फोकस किया है इन बायो इन बायोलिटी या प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवायोलिटी के। हाँ भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होनी ही चाहिए, राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी का उनके पास। यट इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन फिर भी कानून के सामने जो इक्वलिटी है, नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है फॉर यूनिवर्सल सफरेज के लिए, मीन्स राइट टू वोट, वोट के लिए। ठीक है, यू विल रिकॉल दैट रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owned men। अब यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है। मतलब क्या है कि हाँ, कुछ ही जो पर्सन्स हैं, कुछ ही पीपल हैं, उन्हीं को ही राइट देना चाहिए वोटिंग करने का, सभी लोगों को राइट नहीं देना चाहिए। तो ये आइडिया था लोगों का। जैसे कि हम फ्रांस की रिवोल्यूशन के टाइम भी देख सकते हैं, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, ये दो सिटीजन्स रखे थे गए थे। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जो जिनको राइट था वोटिंग करने का, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, एज ए स्लेव वर्क करते थे, या हमारी वुमेन्स होती थी। तो इसी के अकॉर्डिंग इनका कहना था कि हाँ, एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग करनी चाहिए। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी, ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, या सभी के सभी जो वुमेन्स थी उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया पॉलिटिकल राइट्स से। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड, बहुत ही कम टाइम के लिए, अंडर द जैकोबियंस सोसाइटी में डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, जितने सभी जो एडल्ट मेल थे वो एंजॉय कर पा रहे थे सफरेज को, मीन्स क्या है, वोटिंग को। हाउ एवर द नेपोलियन कोड बेंट बैक, लेकिन जो नेपोलियन हमारे आए वापस, उन्होंने वही रूल फॉलो किया टू लिमिटेड सफरेज, की हाँ भाई वोटिंग का जो राइट है वो लिमिटेड होना चाहिए। रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, अब जो वुमेन्स हैं उनका स्टेटस और उन्होंने कम कर दिया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, की कुछ नहीं है, वो तो फादर्स एंड हस्बैंड की बस प्रॉपर्टी है, उनको कुछ अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में क्या होता है, वीमेन एंड नॉन, ठीक है, प्रॉपर्टीड मैन, तो वीमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, ऐसे जो मैन थे, ऑर्गेनाइज, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, अपोजिशन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, भाई हमको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, हम भी वोटिंग कर सके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इन इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें, जो लिबरलिज्म स्टूड फॉर, जो लिबरलिज्म है उसका मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में, इस इकोनॉमिक फील्ड में बात करें तो मतलब क्या निकलता है, फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, भाई मार्केट्स की फ्रीडम मिलनी चाहिए, एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, और जो भी स्टेट लेवल पर रूल्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शन, जो बाधाएं लगाई जाती हैं, ठीक है, गुड्स के और जो कैपिटल करेंसी वगैरह के मूवमेंट पर, तो वो ख़त्म होनी चाहिए। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में क्या होता है, दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड थी इमर्जिंग मिडिल क्लास की, बिजनेसमैन की खास करके। लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का, इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, ठीक है। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स हैड क्रिएटेड आउट, जैसे कि नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स था जो, ठीक है, जो कायदे कानून थे, हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपल्स, बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज बना रखे थे कॉन्फेडरेशन के, 39 स्टेट्स मतलब बना रखे थे इन्होंने, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी जिस भी किंग, जो भी इनका किंगडम था उसको डिवाइड कर रखा था 39 स्टेट्स में, ये था। ईच ऑफ दीज पॉजेट इट्स ओन करेंसी, और इसमें क्या था, सभी की अपनी अपनी करेंसी चलती थी, सभी का अपना वेट स्केल था,
मीजर्स था, सॉरी ये बिफोर नेपोलियन के राज से पहले की बात है, 39 स्टेट्स थे। ठीक है, तो ए स्मॉल मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हेम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग, जैसे कि एक छोटा सा कोई बिजनेसमैन है वो ट्रैवल कर रहा है 1833 में हेम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग की, टू सेल हिज गुड्स, अपनी गुड्स को बेचना चाहता है, वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, तो बताओ उसको 11 कस्टम बैरियर्स से पास होना पड़ता था, 11 टाइप्स के उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, कस्टम टैक्सेस पे करने पड़ते थे, एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम, और बताओ हर एक को जो भी टोटल वैल्यू होती थी गुड की उसका 5% पे करना पड़ता था। ठीक है, हर एक कस्टम ड्यूटी पर। तो ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और ये जो ड्यूटी थी जो भी टैक्स था गुड पर वो लगता था उसके वेट के अकॉर्डिंग या उसके साइज के अकॉर्डिंग गुड की। अब पता चला कि 11 जगह ये कस्टम ड्यूटी लगी 5%। ठीक है, तो पता चला क्या है 55% तो उन्हें टैक्स में ही उनका चला गया, 45% ही उन्हें बस फायदा मिला। तो ये हो रहा था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ बेट्स, क्योंकि हर एक रीजन का हर एक एरिया का अपना सिस्टम था बेटिंग का और मीजर का, ठीक है, नापने का। तो दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। मीजर ऑफ क्लॉथ, जैसे कि कपड़े को नापना है फॉर एग्जाम्पल, बाज द ईल, ये ईल यूनिट थी, ठीक है, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लैंड, जिसका मतलब क्या है हर रीजन में उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। एंड ईल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, जैसे कि आप क्या है 1 ईल आप कोई भी क्लॉथ खरीदते हो फ्रैंकफर्ट में, तो वो कितना सेंटीमीटर होगा, वो होगा 54.7 सेंटीमीटर। वहीं पर मेंज में से परचेज करते हो तो वो कितना होगा 55.1 सेंटीमीटर होगा। न्यूरेमबर्ग में कितना होगा 65.6 सेंटीमीटर होगा। तो देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे मेजरमेंट्स की यूनिट है उनका यूज होने की वजह से। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, तो इस टाइप की जो कंडीशंस थी वो देखी गई ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं के रूप में, हिंड्रेंसेस के रूप में, ठीक है, एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस। तो इससे क्या है कहीं ना कहीं जो न्यू कॉमर्शियल क्लासेस थी बिजनेसमैन की, तो उनकी ग्रोथ में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, हु आर्ग्यूड, इन्होंने बात की अपनी कि क्रिएटेड ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी आप भाई बनाओ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं यूनिफाइड एक जैसी, ठीक है, हमारे लिए बिजनेस की चीज़ें हो, एक जैसा बेट सिस्टम हो, एक जैसा नापने का सिस्टम हो चीज़ों को, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड, अनहिंडर्ड मीन जिससे बिना किसी बाधा के मूवमेंट्स हो सके गुड्स की, पीपल की एंड कैपिटल हुई, पैसे की। इन 1834 में क्या होता है कस्टम्स यूनियन और जोवेलियन बर्फ वाज फॉर्म, ये बनाया गया एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया के इनिशिएटिव पर यानी कि प्रूशिया के कहने पर, एंड ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, बहुत सारे जो जर्मन स्टेट्स थे यानी कि जर्मन रूल के अंडर काइंड जो छोटे मोटे एरियाज थे उनमें से ज्वाइन किया। द यूनियन एबलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, तो इस यूनियन ने क्या किया एबलिश कर दिया, ठीक है, टैरिफ बैरियर्स के लिए जो भी गुड्स वगैरह पर टैक्स लगता था उसके लिए, ठीक है, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, करेंसीज की जो संख्या है वो थोड़ी कम कर दी है फ्रॉम ओवर 30 टू 2, मीन्स 30 करेंसीज पहले कहाँ चला करती थी 29 स्टेट्स में, अब सिर्फ 2 करेंसी चला करेंगी। तो द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे, रेलवे का नेटवर्क पूरा का पूरा बिछाया गया, रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, तो इससे क्या है और ज़्यादा जो मूवमेंट है वो फास्ट हुई है। हार्नेसिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको कहीं हार्नेसिंग मीन्स कंट्रोल किया गया है टू नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो वेव है लहर है स्ट्रेंथन, उसने मजबूत किया है वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, भावनाओं के लिए, ग्रोइंग एट दैट टाइम जो उस टाइम ग्रो हो रही थी। इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और इस टाइम के जो इकोनॉमिस्ट थे वो सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया इकोनॉमी के बारे में। दे टॉक्ड, ठीक है, दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन को डेवलप, और वो बातें करने लगी थी भाई कोई नेशन वो कैसे डेवलप कर सकता है, डेवलपमेंट उसका कैसे होगा, व्हाट इकोनॉमिक मीजर्स कुड हेल्प
फॉर द नेशन टुगेदर। कौन से ऐसे इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मेजर्स मतलब सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो नेशन को एक साथ रख सकते हैं। जैसे हमारे फ्रेडरिक लिस्ट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन इन जर्मनी में, रोट इन 1834 में उन्होंने लिखा है। अब उन्होंने 1834 में क्या लिखा है, द एम ऑफ द जोबरलिन, जैसे कि जोबरलिन का जो एम था, इज टू बाइंड द जर्मन्स, जर्मन्स को एक करना है इकोनॉमिकली इनटू नेशन में। तो इट विल स्ट्रेंथन, ये मजबूत करेगा द नेशनल मटेरियली, ठीक है, नेशनल को मटेरियली मीन्स क्या है, प्राइस लेवल पर, मतलब एज मच बाई प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, एक्सटर्नली एज बाई स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी, इसकी इंटरनल जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा करके, इट आर टू अवेकन, इसको जगाना चाहिए, एंड रेज उठना चाहिए नेशनल सेंटीमेंट के रूप में, थ्रू ए फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल, थ्रू ए फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट के रूप में। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज, जर्मन पीपल ने महसूस किया डेट ए फ्री इकोनॉमिक सिस्टम है इज द ओनली मीन्स टू इनजेंडर नेशनल फीलिंग, नेशनल फीलिंग को क्रिएट करने का। नेक्स्ट ये वर्ड देखते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है डेट स्टेस, जो स्टेस करती है, स्टेस डालती है, दबाव डालती है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है मोनार्चिकल की उनको फॉलो करना चाहिए भाई, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कस्टम्स को फॉलो करना चाहिए, एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कहीं हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें क्विक चेंज के कंपेरिजन में। A new conservatism after 1815, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, तो 1815 में नेपोलियन की डिफीट होने के बाद में जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी बट ड्राइवन बाई ये स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो वो कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट के द्वारा सभी इंस्पायर थी। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, और जो कंजर्वेटिव्स थे वो बिलीव करते थे जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट एंड सोसाइटी की, ये बिलीव करते थे वही हमारा मोनार्चिकल वाला सिस्टम है, वही जहाँ पर किंग्स हुआ करते थे वही सिस्टम अच्छा है। लाइक द मोनार्ची, जैसे वही मोनार्ची को पसंद करते थे, किंग के रूल को पसंद करते थे, चर्च को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना इसको पसंद करते थे, सोशल हायरार्ची जो थी कि ठीक है वही जहाँ पर लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उसको पसंद करते थे, प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, कि हाँ भाई प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के ही हाथों में हो, बस लैंडलॉर्ड्स के ही हाथों में हो, और तो ऐसी सभी चीज़ों को ये पसंद करते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउ एवर डिडंट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज, मोस्ट कंजर्वेटिव्स, बहुत से जो कंजर्वेटिव्स थे हाउ एवर डिडंट प्रपोज, उनका ये भी मतलब नहीं था टू रिटर्न टू सोसाइटी या प्री रिवोल्यूशनरी डेज, कि जो सोसाइटी है वो रिटर्न हो जाए प्री रिवोल्यूशनरी डेज में, वही रिवोल्यूशन से पहले वाले डेज में। रादर दे रियलाइज्ड, वो महसूस करते थे फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाई नेपोलियन, कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस स्टार्ट किए हैं, डैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन, कि ये जो मॉडर्नाइजेशन, जो एक मॉडर्नाइजेशन उसने इंट्रोड्यूस किया है चीज़ों को चेंज करके, रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करके, इनफैक्ट स्ट्रेंथन, ये और मजबूत करेगा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मोनार्ची, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक राजा का अगेन यहाँ पर शासन आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, अच्छी चीज़ें होंगी उसको जो रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हुए। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, इससे हमारी जो स्टेट की पावर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है नेपोलियन के, एक मॉडर्न आर्मी उसने इंट्रोड्यूस की, एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी उसने बनाई, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमको चलाना है, ए डायनेमिक इकोनॉमी उसने दी है, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, और जो फ्यूडलिज्म है सामंतवाद है इसका अंत उसने किया है, वही बिग लैंड लॉर्ड्स का जो अपने अंडर काइंड बहुत सारे स्लेब्स रखते थे जिनसे वर्क करवाते थे अपने फील्ड्स में, एंड सर्फडम की एंडिंग की, एक गुड स्ट्रेंथन, ये सभी चीज़ें क्या हैं, मजबूत करेंगी ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ द यूरोप, यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्ची के लिए, कि ये चीज़ें अगर कोई किंग है वो अप्लाई नहीं कर रहा है तो उसका शासन बहुत अच्छे से चलेगा, ये मानना था कुछ
कंजर्वेटिज्म का भी। इन 1815 में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूरोपियन पावर्स, अब रिप्रेजेंटेटिव्स कौन थे, 4 कंट्रीज थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने क्या किया था, एक साथ नेपोलियन को हराया था। ठीक है। मिट बियाना, तो ये बियाना में मिलते हैं। टू ड्रॉप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, यूरोप को मतलब यूरोप के ऊपर एक सेटलमेंट करने के लिए, एक वही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तो द कांग्रेस वाज होस्टेड, अब जो कांग्रेस है उसके होस्ट कौन थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक। द डेलीगेट्स, अब जो डेलीगेट्स थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ बियाना, तो उन्होंने क्या है, जो ट्रीटी ऑफ बियाना है, ठीक है, तो इस पर साइन किए हैं 1815 में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, बहुत से इसमें जो चेंजेस वो नहीं किए गए, दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, जो यूरोप में आए थे ड्यूरिंग द नेपोलियन वार्स के दौरान। तो वहाँ कुछ कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि वो जो चेंजेस हैं वो एज इट कंटिन्यू रहें, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहे। द बर्मन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड, और जो बर्मन डायनेस्टी, ठीक है, जो डिस्पोज कर दी गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बाज रिस्टोर टू पावर, फिर से पावर में आ गई, लुइस 17 यहाँ के किंग बन जाते हैं। तो द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, जो फ्रांस है उसने वो टेरिटरीज भी खो दी, इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, जो नेपोलियन ने जीती थी। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, और फ्रांस की बाउंड्रीज पे क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स फिर डेवलप होते गए, ठीक है। प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन, फ्रेंच का इस तरीके से जो विस्तार है वो रुकता ही चला गया फ्यूचर में। मीन्स क्या है, जो हमारे लुइस 17 है वो एक ब्रेव किंग नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो स्टेट है, अपना जो किंगडम है उसको और ज़्यादा छोटा करवाते चले जा रहे हैं। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, इस तरीके से जो नीदरलैंड का जो किंगडम, ठीक है, किंगडम था, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम था, बास सेटअप इन नॉर्थ, वो नॉर्थ में सेटअप हो गया। जेनुआ वाज एडिड टू पीडमोंट इन, ऐसी जेनुआ जो पहले फ्रांस में था, ठीक है, बाज एडिड, वो ऐड किस में हो गया, पीडमोंट, अब पीडमोंट में ऐड हो गया साउथ में। प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, जो प्रूसिया है बाज गिवन उसको दे दी गई थी न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इन वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, यहीं पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसे नॉर्थन इटली है उसका कंट्रोल मिल जाता है। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, लेकिन हाँ, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, डेट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, जो नेपोलियन ने सेटअप की थी, बाज लेफ्ट अनटच्ड, वो अनटच्ड रहती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 1815 में जो टीटी ऑफ बयाना हुई है 4 कंट्रीज के बीच में, तो हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ मिला है इस साइन के द्वारा, और मिला कहाँ से, फ्रांस से ही मिला है, मतलब फ्रांस का जो किंगडम है वो छोटा हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं जो लूप होल है वो किसका है, वो हमारे लुइस 17 का, लुइस 17 है इनका ही है। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रसिया को वही पोलैंड का पार्ट मिल गया था, वाइल प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, वहीं पर जो प्रूसिया है उसे सैक्सोनी का एक पार्ट मिल जाता है। इन द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्ची, जो मेन इंटेंशन क्या था, मोनार्ची को रिस्टोर करना था, जो किंगशिप है, राजा हैं, तो उनकी पावर को फिर से रिस्टोर करना था। डैट हैज बीन ओवरथ्रोन, जिनको उखाड़ करके फेंक दिया गया था, जिनकी पावर के लिए नेपोलियन ने, एंड क्रिएटेड न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, मीन्स क्या, वही ओवरथ्रोन कर दिया गया नेपोलियन के द्वारा मोनार्ची को, एंड क्रिएटेड न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इस तरीके से क्या है, यूरोप में एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है वो क्रिएट किया जाता है। कंजर्वेटिव रिजाइम्स, अब जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स है, जो भी शासन पद्धति है, एक गवर्निंग सिस्टम है, वो सेटअप होता है 1815 वर ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप। तो जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे, मतलब जो शासन पद्धति बनाने वाले थे, इन्होंने सेटअप किया है 1815 में। वो कौन थे सेटअप करने में, ऑटोक्रेटिक थे, वही राजा लोग थे। दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, तो किसी भी टाइप की कोई पीपल, मतलब कोई भी लोग उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म करे, आलोचना करे, उसको बिल्कुल वो सुनते नहीं थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। एंड डिसेंट, या उनसे जो असहमत हों तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। एंड शार्ट टू कर्ब एक्टिविटीज डेट क्वेश्चन द
लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड स्टार्ट टू कर्ब एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, सप्रेस करते थे, कुचल देते थे। डेट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उठा देती थी लेजिटिमेसी कि क्या सही है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, मतलब जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का तानाशाह जो एक शासन चल रहा है राजाओं का, इसका जो भी विरोध करने वाले पर्सन्स होते थे उनकी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज, उनमें से बहुत से राजाओं ने क्या है, सेंसरशिप जो लॉज थे वो लागू कर दिए थे कंट्रोल करने के लिए। व्हाट वाज साइड इन न्यूज़पेपर, जो अगर कोई न्यूज़पेपर में उनके एंटी लिखता था तो सेंसरशिप लग जाती थी। सेंसरशिप ऐसा रूल जिसमें राजा के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो, जो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन ने ही। बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, और ऐसी बुक्स होती थी, प्लेज हैं या कोई सॉन्ग्स हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आइडिया, ठीक है, ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, वह फ्रीडम या लिबर्टी को जो इंस्पायर करने वाली बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उन पर भी ये सेंसरशिप फॉलो होती थी। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू। तो इस तरीके से जो मेमोरी थी फ्रेंच रिवोल्यूशन की, कि यहाँ किस तरीके से कितनी बड़ी फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद हमें ये रिपब्लिक, ठीक है, और एक नेशन स्टेट मिला था, तो वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनथलेस, वही किसी को अब कंटिन्यू इंस्पायर नहीं कर पा रहा था लिबरल्स के लिए। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, जो सबसे बड़ा एक जो इशू था जो लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाया था, हु क्रिटिसाइज, जिन्होंने क्रिटिसाइज की थी न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर की बाद, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, कि भाई सबसे ज़्यादा जो बर्निंग इशू क्या था, एटलीस्ट कम से कम प्रेस को तो फ्री करो, आप कुछ भी बोलने के लिए वो तो कम से कम एक असेसमेंट कर पाए कि कौन सा जो टाइम था अच्छा था, या पॉलिसी कौन सी ठीक है पब्लिक के लिए, कौन सी पॉलिसी वो ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम प्रेस को तो फ्री करो। तो एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी। तो द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू सी 8020, जैसे कि क्या है, हम यहाँ पर एक क्लब देख सकते हैं थिंकर्स का, जो कंजर्वेटिव्स के अपोजिशन में कुछ अपने अपने थॉट से सोच रहे हैं। द प्लैक ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन, जैसे कि प्लैक है ये आपका एक बोर्ड टाइप का, नोटिस बोर्ड टाइप का है, ठीक है। बियर्स द इंस्क्रिप्शन, इस पे इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मीटिंग, और आज की मीटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कितने लंबे समय तक हमको सोचना अलाउ रहेगा। और पता चला है कि ग्रुप में हम आपस में बैठ कर के कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी स्टॉप कर दिया जाएगा। द बोर्ड ऑन द राइट, ठीक है, राइट साइड में जो बोर्ड है, लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब, इसमें क्लब के सभी रूल्स डिस्क्राइब किए गए हैं, विच इंक्लूड द फॉलोइंग, जिसमें सभी बातें आई। क्या है, साइलेंस इज द फर्स्ट कमेंटमेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी, इस लर्नड सोसाइटी का जो फर्स्ट रूल है क्या, वो साइलेंस है, इसकी साइलेंस मेंटेन रखनी है। टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाई ए मेंबर ऑफ दिस क्लब में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, टू अवॉइड इवेंचुअली, ठीक है, और अवॉइड करना है, बचना है, वेयर बाई ए मेंबर ऑफ दिस क्लब, जहाँ पर एक जो क्लब का मेंबर हो, सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, अगर कुछ बोलने लगे तो उसमें विरोध नहीं करना है। मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग, और क्या है, मजल्स दे दी जाएंगी सभी मेंबर्स के लिए जब वो इंटर करेंगे। मसल्स एक्चुअल में क्या होता था, ये एक मास्क टाइप का होता था जिसे लोग बांध लिया करते जिससे वो बोल ना सकें। तो देख सकते हैं कितनी पुअर कंडीशन है कंजर्वेटिव्स के टाइम में। द रिवोल्यूशनरीज, फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, ये जो हमारे रिवोल्यूशनरीज हैं वो आए हैं इसके अपोजिशन में। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 में क्या होता है, फियर ऑफ रेप्रेशन, जो रेप्रेशन, जो दबाव बना रहे थे, दबाया जा रहा था लोगों का, ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो क्रिएट हुए। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में क्या था, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, और जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनको ट्रेन करने लगी थी ये सीक्रेट सोसाइटीज, स्प्रेड देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को फैलाने लगी थी। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, और इस टाइम रिवोल्यूशनरी होना मीन्ट, उसका मतलब क्या होता था, कमिटमेंट थी टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म्स की, हाँ भाई मोनार्चिकल फॉर्म्स का हम अपोजिशन करेंगे, जो भी किंगशिप चल रही है लोगों की, मतलब राजाओं की, उसका अपोजिशन करेंगे। डैट हैड बीन एस्टेब्लिश, जो एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द वियना कांग्रेस के बाद में। एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, कि हम लोग क्या करेंगे, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे।
मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे आल्सो saw the क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, उन्होंने नेशन स्टेट की क्रिएशन भी देखी थी, एज ए नेसेसरी पार्ट था ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उन्होंने क्या वही नेशन स्टेट्स को भी वो क्रिएट करना चाहते थे। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी, ठीक है, गैचपी मैजनी, जैसा ऐसे ही एक इटालियन रिवोल्यूशन था, वो था आपके ये गुचपी मैजनी। बॉर्न इन जनवरी 1807 में इनका बर्थ हुआ है। ही बिकम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, तो कार्बोनरी में ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। एज द यंग मैन ऑफ 24, बाद में क्या किया 24 की एज पर, ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल, ठीक है, तो उन्हें अज्ञातवास पर भेज दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था फ्रांस से, मतलब इटली से। 1831 में क्या होता है, फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवेलियन इन लिगुरिया, लिगुरिया में उन्होंने क्या किया, एक रिवोल्यूशन की होगी, क्रांति की होगी। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड, बाद में उन्होंने फाउंड की हैं टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की थी। फर्स्ट यंग इटली इन्होंने फाउंड की थी कहाँ पर, मर्सिलीज में, एंड देन यंग यूरोप फाउंड की थी इन्होंने बर्न में। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड, और इनके जो मेंबर्स थे लाइक माइंडेड थे, एक जैसे माइंड वाले थे। यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड से यंग मैन, ठीक है, फ्रांस से, इटली से एंड जर्मन स्टेट से, तो यहाँ के मेंबर्स थे इनकी दो सोसाइटीज में। मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब भाई जो मैजनी थे इनका ऐसा मानना था कि जो गॉड है इंटेंडेड, उनका गॉड का तो ये इरादा है, ठीक है, इंटेंडेड नेशंस, नेशंस का क्रिएट करने का ये इरादा है, टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, की वो मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट हों, मीन्स क्या है, एक मैनकाइंड की तरह ट्रीट किया जाए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू, इसीलिए जो इटली है वो कंटिन्यू नहीं रह पाया, टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स का एक पैच वर्क एंड किंगडम्स का। मतलब क्या है, नहीं चाहते थे कि इटली है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड रहे। तो इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू सिंगल, तो इट हैज टू बी फॉर्ज्ड, इसको फॉर्ज्ड मीन्स क्या, बनाना होगा, इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर एलियंस ऑफ नेशंस, जहाँ पर क्या है, वाइडर बहुत बड़ा एलियंस हो, समझौता हो नेशंस के बीच में। दिस यूनिफिकेशन एलॉन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और ये एकमात्र जो यूनिफिकेशन है एलॉन, एकमात्र बेस हो सकता है इटालियन लिबर्टी का। फॉलोइंग हिज मॉडल, इस मॉडल को फॉलो करते हुए जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो सेटअप की गई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड। तो इस तरीके से क्या हुआ है इटली में, ठीक है, और यूरोप में बर्न में दो सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल पर बहुत सारी और सोसाइटीज भी सेटअप होती हैं जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में। मैजनी रिलेंटलेस, मतलब लगातार, रिलेंट मीन्स कंटिन्यूस अपोजिशन में रहे मोनार्ची के, एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स का उनका जो विजन है, फ्राइटेंड, उसने डरा दिया कंजर्वेटिव्स के लिए, जो भी करंट के किंग्स थे उनके लिए। मैट्रिनिक डिस्क्राइब्ड हिम, ऐसे जो मैट्रिनिक हैं जो कि, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया जो कि कंजर्वेटिव्स थे, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, कि हमारे सोशल ऑर्डर का ये तो मोस्ट, ठीक है, डेंजरस एनिमी है, तो इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर देख सकते हैं पिक में, गैस्पी मैजनी एंड द फाउंडिंग ऑफ द यंग यूरोपियन बर्न 1833 में फाउंड कर रहे हैं ये, प्रिंट बाई गिया कैम्बो मैंटेज का, इनका ये प्रिंट है। लेट्स सी द एज ऑफ रिवोल्यूशंस।